तो तमाम सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दरअसल अलग अलग सेक्टर को बजट से उम्मीदें हैं। सुबह 11 बजे जब वित्त मंत्री बजट भाषण पढ़ना शुरू होंगी करेंगी तो फिर किसे क्या मिलेगा ये देखना बेहद जरूरी है। तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन हमारे साथ तमाम सहयोगी भी मौजूद हैं। पहले उनका रुख कर लेते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। विशाल का रुख कर लेते हैं। विशाल, क्या उम्मीद है उत्तर प्रदेश को? पिछली बार क्या मिला और इस बार उत्तर प्रदेश की स्पेसिफिकली उम्मीदें क्या है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि तमाम जनता भी हमारे साथ है। उसके साथ साथ चूंकि उत्तर प्रदेश से तमाम उम्मीदें हैं, तो विपक्ष भी जो है इस पूरे बजट पर क्या देख रहा है उससे बात करते हैं। अंशु अवस्थी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। कैसे देख रहे हैं आप लोग? आज बजट आ रहा है, विपक्ष की भूमिका सदन के अंदर क्या कुछ रहती है? देखिए, बजट को लेकर सबसे बड़ी बात यह है कि महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है। सरकार और जो युवा हैं देश के, वो सरकारी नौकरियां चाहते हैं, स्थायित्व चाहते हैं। सरकार उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रही है। हम उम्मीद करते हैं कि इस बार के बजट में सरकारी नौकरियों को सरकार खोलने का काम करेगी और उसके साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पर कैसे से ज़्यादा जो नौकरी करने वाले लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनके अंदर एक स्टेबिलिटी आए, उनके अंदर से डर की भावना निकले। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। महंगाई को कैसे नियंत्रित किया जाए, इसको लेकर क्या सरकार की योजनाएं हैं, तो बजट में कुछ विशेष होना चाहिए। किसानों को लेकर, किसानों की सबसे बड़ी, क्योंकि शिक्षा का जो बजट है वो घटाया गया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि इस बार शिक्षा का, स्वास्थ्य का, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका बजट बढ़ेगा। तो देखिए, विपक्ष भी जो है तमाम उम्मीदें कर रहा है कि इस बार जो है आम बजट में क्या कुछ खास होना चाहिए। तो आपको बता दें कि देखिए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और कोशिश करते हैं हम सभी से बात करने के लिए जो यहाँ पर आए हुए हैं। मैम, आज बजट आ रहा है, महिलाओं के लिए क्या कुछ खास चाहती हैं इस बजट में? महिलाओं के लिए बजट में ये होना चाहिए कि महिलाओं या जेंट्स के लिए कुछ नहीं, मैं चाहती हूँ कि जो पढ़ाई के लिए जो आरक्षण है ये बंद हो जाना चाहिए, ताकि जो बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं उसमें ये ना हो कि भाई SC ST हैं तो उनको रिजर्वेशन मिल रहा है तो वो सिलेक्ट हो जा रहे हैं, क्योंकि अरे ये रिजर्वेशन खत्म हो जाना चाहिए। सर, क्या कुछ चाह रहे हैं बजट में? आज बजट में चाह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन खत्म हो जाए शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स में। आप क्या चाह रहे हैं सर? कि आज आम बजट है, पूरी देश की निगाहें रहती हैं इस बजट पर, क्या कुछ चाह रहे हैं? एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट बढ़ना चाहिए, एजुकेशन में बढ़ना चाहिए इन्वेस्टमेंट। और टैक्स पेयर्स के लिए क्या कुछ राहत होनी चाहिए? स्लैब्स को थोड़ा बढ़ाना चाहिए, मिडिल क्लास का ध्यान रखना चाहिए। जो टैक्स दे रहे हैं उन्हीं को कोई फ़ायदा नहीं होता, कभी भी उनको फ़ायदा होना चाहिए। उनको होना चाहिए डेफिनेटली। जो लोग टैक्स पे करते हैं उनको कुछ स्पेशल देना चाहिए सरकार को ना, उनके लिए कुछ विशेष होना चाहिए। विशेष होना चाहिए। कम से कम जिस सोसाइटी में वो रह रहे हैं उस सोसाइटी की मेंटेनेंस। चलिए, तस्वीरें आ गई हैं, ये हम अपने दर्शकों को रामानुज, हमने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को सुनाया और सुना भी। वो कह रहे हैं कि भाई उत्तराखंड को उम्मीदें और हर बार उत्तराखंड को केंद्रीय बजट से मिलता है। इस बार क्या उम्मीद है उत्तराखंड को? कुंदन, उत्तराखंड एक विषम भौगोलिक परिस्थिति का राज्य है और यही वजह है कि हर बार सरकार बड़ी उम्मीद के साथ बजट के इस दिन का इंतजार करती है। और आज भी ये कहें कि शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उस पर तो नजर रहेगी ही, लेकिन उत्तराखंड की जल विद्युत और ट्रेन के जो विकास की बात आती है इस पर भी नजर होगी। कुछ गृहिणी हमारे साथ में, वो क्या सोचती है कि आज जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट को पेश करेंगी तो क्या चाहती है आखिर आज के इस बजट से आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि बजट बिल्कुल सही आए, कुछ चीज़ें महंगी ना हो। जैसे किचन में है, किचन में सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, दालें हो गई, मसाले हो गए और सब्जियां हो गई, मतलब वो सब चीज़ें ज़्यादा महंगी ना हो, आटा वगैरह। और जैसे बच्चे हैं हमारे स्कूल जाते हैं, तो स्कूल जाते हैं उनकी फ़ीसें भी महंगी ना हो। स्कूल हमें कितना सामान चाहिए होता है रोज़ के रोज़, बच्चों को कभी कॉपी चाहिए, कभी पेन चाहिए, स्टेशनरी का सामान चाहिए होता है। और कभी ये कि स्पोर्ट्स डे की स्कूल में भी कितनी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो हम यही चाहते हैं कि मतलब सामान ना कुछ महंगा ना हो ज़्यादा। निर्मला जी से मेरी यही गुजारिश है। बिल्कुल गुजारिश है। और आप लोग चाहती, बजट कैसा चाहती हैं आप लोग? जैसे मैं पढ़ाई करती हूँ तो मैं ये चाहती हूँ कि बजट अच्छा है और बिल्कुल महंगा ना हो, जिससे हमारे पढ़ाई में कोई वो ना हो, कोई असर ना पड़े। आप क्या चाहती है? आज के बजट से क्या उम्मीद है, क्या बेहतर हो जाए? यही है कि सामान सही हो जाए। जो हम हाउसवाइफ हैं, सब्जियां हो गई, सब चीज़ें बहुत महंगी हो रखी है, पढ़ाई है, एजुकेशन है। तो बिल्कुल आपको उम्मीद है कि चूंकि आप महिला हैं और एक महिला होने के नाते जब वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी तो आपका ध्यान रखेंगी? कोशिश यही है, हम यही चाहते हैं मंत्री जी से कि ऐसा ही हो।
बिल्कुल कोशिश है। तो आप देखिए कि गृहिणियों की भी नज़र आज के बजट के जब पेश होगा उस पर नज़र है, और वो सब चाहती हैं कि जो महंगाई है महंगाई कम हो, किचन का जो सामान है उसके भी दाम कम हो, पढ़ाई है, साथ में उनके कॉस्मेटिक के भी प्रोडक्ट्स होते हैं उस पर भी उनकी नज़र है कि वो भी कम हो। तो इस तरह से उत्तराखंड की जो गृहिणियाँ हैं वो तो चाहती हैं, लेकिन सरकार को भी आज बड़ी उम्मीद है कि उत्तराखंड के सेक्टर में कुछ ना कुछ जरूर आएगा, और जो उत्तराखंड के बुनियादी विकास में अहम रोल अदा करेगा। जी, तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, तमाम एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है, लेकिन एक छोटा सा कमेंट पहले ले लेता हूं मैं। प्रोफेसर मोनिका राजपूत हमारे साथ अर्थशास्त्री जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर मोनिका, जो आर्थिक सर्वे पेश हुआ उसे देखते हुए मौजूदा जो आर्थिक सेहत है देश की, उसे देखते हुए आपको क्या उम्मीद है इस बजट से? देखिए, मुझे इस बजट से बहुत ज़्यादा उम्मीद है, जो कि हमारे मध्य वर्गीय जो ग्रुप है, जिसे हम कहते हैं मिडिल इनकम ग्रुप, उन लोगों को सबसे ज़्यादा उम्मीदें हैं इस बजट से, क्योंकि इन्फ्लेशन इतना बढ़ चुका है। अगर हम चीज़ों को लिंक नहीं करेंगे इन्फ्लेशन से, तो एक आम आदमी के हाथ में पैसा नहीं बचेगा। अगर आम आदमी के हाथ में पैसा नहीं बचेगा तो वो अपना हेल्थ केयर कॉस्ट को कैसे पूरा कर पाएगा। तो इंश्योरेंस सेक्टर की बात करूं मैं, तो इंश्योरेंस सेक्टर में भी अगर आप ATD की डिडक्शन लेते हैं तो आप इंश्योरेंस प्रीमियम अभी तक सिर्फ आपको उस पर 25,000 की डिडक्शन मिलती है, 25 से 50,000 की डिडक्शन। अगर आप इंश्योरेंस हेल्थ केयर इन्फ्लेशन को लिंक कर देंगे, हेल्थ केयर कॉस्ट को लिंक कर देंगे, तो आप क्या करेंगे, आपके पास इंश्योरेंस जो है सबको मिल जाएगी। इंश्योरेंस सबको मिलेगी तो आप डिडक्शन को बढ़ाएंगे तो लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा तो वो अपनी सेविंग को बढ़ा पाएंगे, कंजम्पशन बढ़ाएंगे, मार्केट में पैसा बढ़ेगा और इससे इकोनॉमी में भी बूस्ट आएगी। क्योंकि अगर हमें GDP 8% बढ़ानी है तो हमें डिस्पोजेबल इनकम वो बढ़ानी पड़ेगी लोगों को। तो मेरा ये मानना है कि मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि हमें अपने टैक्स स्लैब को एक हाइब्रिड मोड में लाना चाहिए, और जो एक मिनिमम टैक्स स्लैब में जो आप छूट दे रहे हैं वो 5 लाख तक कर देनी चाहिए, और जो मध्य वर्गीय है जिनकी इनकम 15 लाख से लेके 20 लाख है, उसमें एक नया टैक्स जब 30% दे रहे हैं, 25% कम से कम कर दें वो, तो ज्यादा लोगों के हाथ में पैसा आए, और ज्यादा पैसा आएगा तो लोगों को बिल्कुल। मोनिका जी, मैं लौटता हूं। दरअसल चुनौती यही कि लोग पैसा खर्च करें, लोगों के जेब में पैसा रहे और लोग पैसा खर्च करें, ये दरअसल सबसे बड़ी चुनौती है। यहां से साइकिल जो है अर्थव्यवस्था का जो पहिया वो घूमेगा। हमारे साथ गौरव कुमार भी है। गौरव जी, टैक्स एक्सपर्ट हैं आप, आपको क्या उम्मीद लग रही है? चूंकि अगले साल तक 4.5% तक राजकोषीय घाटा तक लाने की कोशिश है वित्त मंत्री के, जो हमने अंतरिम बजट में देखा था, लेकिन इसे देखते हुए क्या आपको लगता है कि टैक्स पेयर्स के पास कुछ बचाने की योजना इस लाल टैब में है? जी, डेफिनेटली इस बार ये तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है और मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि सरकार अगले 5 सालों की एक आधारशिला यहाँ पे रखेगी और टैक्स पेयर्स को मिनिमम जो टैक्स स्लैब है 2.5 लाख का, उसकी छूट सीमा बढ़ाकर 3 लाख या 3.5 लाख हो जानी चाहिए। एक बड़ी चीज मैं बताना चाहूंगा आपको कि पिछले 10 सालों में अगर आप देखेंगे तो पहले 2014 में जो कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन था वो दोगुना कलेक्शन जी आज बराबर हो चुका है, जैसे हुआ है। तो पहले हमारे भारत के 4 करोड़ दाता थे, आज के डेट में पिछले साल का अगर आप डेटा तो हमारा गौरव जी, कुछ नेटवर्क इश्यू, आपकी आवाज क्लियर नहीं मिल रही है, दोबारा से कनेक्ट करते हैं, दोबारा से आपसे बातचीत हम करेंगे। याशीर शाह हमारे साथ मौजूद है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े हैं आप। याशीर शाह जी, इस इंडस्ट्री को क्या चाहिए, क्योंकि ये वो इंडस्ट्री है जहां पर सबसे ज्यादा रोजगार क्रिएशन का पोटेंशियल है, तो इस इंडस्ट्री को क्या उम्मीदें हैं आज के बजट से? जी, मेरा नाम यावर अली शाह है, आई एम फ्रॉम AMA हर्बल। टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है डेफिनेटली। चलिए नाम कनेक्ट कर दिया प्लीज PCR। हाँ, कहिए सर। इट इज सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ द ट्री आफ्टर एग्रीकल्चर। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अभी सबसे बड़ी कंपटीशन हमारे नेबर में जो बांग्लादेश है उससे आती है। साथ ही हमारे पास एक समस्या ये भी आती है कि जो स्टार्टअप्स हैं उनको तो कुछ टैक्स बेनिफिट्स हैं, लेकिन जो रनिंग में फैक्ट्रीज हैं उन्हें कुछ टैक्स स्लैब्स में बेनिफिट नहीं आता, जैसे इनकम टैक्स स्लैब्स में वो होना चाहिए। ओवरऑल इससे गवर्नमेंट का बेनिफिट होगा
और टैक्स रेजिम में कुछ और जो पॉलिसीज हैं उसमें चेंजेस की इस तरह से रिक्वायरमेंट है कि बांग्लादेश से जो भी हम गारमेंट्स इंपोर्ट करते हैं उस पर कोई इंपोर्ट टैक्स नहीं पड़ता, जिसकी वजह से जो यहाँ के लोग हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, वो गारमेंट वहां से गारमेंटिंग करा के ले लेते हैं। तो जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अपॉर्चुनिटी इंडिया को मिलना चाहिए वो बांग्लादेश चली जाती है और अदर कंट्रीज में चली जाती है। तो यहाँ पे हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसको बहुत सीरियसली देखें और इस टैक्स को इस तरह से प्लान करें कि जो गारमेंटिंग अपॉर्चुनिटी है वो इंडियन लेबर के पास रहे। तो हमारी एक इकोनॉमी को और एक अच्छी जॉब क्रिएशन को बहुत बड़ा उससे बेनिफिट होगा। दूसरी जो पीएलआई स्कीम है वो अभी बड़े कंपनीज के लिए है, लेकिन एमएसएमई के लिए जो पीएलआई स्कीम है उसको कई साल से बातें हो रही हैं, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। वो होना बहुत जरूरी है। अगर वो हो जाएगा तो हमें गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट मिलेगा। गवर्नमेंट को अगर इकोनॉमी को बेनिफिट करना है तो इंडस्ट्री को बेनिफिट करना पड़ेगा। वही लार्जेस्ट एम्प्लॉयर भी है और वही लार्जेस्ट इकोनॉमी जनरेटर भी है। दीज आर माई टेक्स फ्रॉम दिस बजट एंड वी एक्सपेक्ट कि गवर्नमेंट विल डू दिस बिकॉज दिस इज द 3.0 गवर्नमेंट, तीसरा जो गवर्नमेंट का सेशन है इसमें एक लंबे विजन के साथ चलना है एंड दीज थिंग्स विल बी हेल्पफुल। सर बने आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। मनीष वर्मा जी हमारे साथ उद्यमी है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मनीष जी, आप जैसे उद्यमियों को क्या उम्मीद है इस बजट से, और आपको लगता है क्या कि इस बार का बजट पिछले बार के बजट की तरह आप लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा? क्योंकि सरकार को फोकस तो दिखाई देती है इंडस्ट्रीज के लिए, लेकिन इस बार क्या उम्मीदें आप लोगों को? नहीं, इस बार बहुत ज़्यादा उम्मीद है हम लोगों को इस बजट से, क्योंकि जो है जैसे मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ और एंटरप्रेन्योर के पास जो है विजन होता है, आइडिया होता है और कमिटमेंट होता है, लेकिन जो लैक होता है वो थोड़ा सा फाइनेंशियल होता है। तो अगर गवर्नमेंट की जो अभी जो हमारा बजट आ रहा है इसके अंदर अगर हमें जो है एक अच्छी स्कीम्स और मिलती हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छा बूम करेगा यूपी में हमारा एंटरटेनमेंट सेगमेंट और जो है टूरिज्म सेक्टर। तो क्या इन सेक्टर्स पर आपको लगता है कि इस बार भी सरकार फोकस रहेगी, और जॉब क्रिएशन के लिए ये सेक्टर कितना महत्वपूर्ण है? बिल्कुल, अभी मेरे जो सारे यूनिट से मिला के अभी करीब 300 to 350 जॉब्स मेरे पास हैं जो मेरे एम्प्लॉयज़ हैं, और अभी आने वाले समय में ये 1000 के करीब छू लेगा। तो ये सबसे बड़ा सेक्टर है जिसमें जॉब क्रिएशन के साथ साथ में हम जो है अपनी स्टेट का भी काफ़ी अच्छा जो है वो करते हैं बढ़ावा। ठीक है, हमारे सहयोगी दिनेश प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से मौजूद हैं, उनका रुख कर लेते हैं। दिनेश, दरअसल कहा जा रहा है कि किसानी के लिए इस बार के बजट में भी फिर से खास हो सकता है। किसान सम्मान निधि के बारे में कहा जा रहा है कि 6000 से बढ़ाकर के वो 8000 किया जा सकता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एमएसपी की गारंटी चाहते किसान। क्या इस बजट में किसानों को लगता है कि यह गारंटी केंद्र सरकार और इस बजट में सुनिश्चित हो सकती है? फिलहाल देखिए, अभी हमारे साथ इसमें कुछ किसान मौजूद नहीं, उनसे बात करते हैं। इस समय हम मौजूद है वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पे। इस आम बजट को लेकर के आज रेलवे बजट भी आना है, तो जो रेल यात्री हैं उनको भी तमाम जो है तरह की अपेक्षाएं हैं कि उनको किस तरह से सुविधाएं मिले। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ जो हैं रेल यात्री, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, आप आज बजट आने वाला है, क्या कुछ सुविधा चाहते हैं? देखिए, अभी हम थोड़ा लेट है, आप किसी और से पूछ सकते हैं, हमारा ट्रेन। अच्छा, हेलो, बस रेल बजट आने वाला है। नहीं, मेरा कुछ नहीं आता। चलिए दिनेश, इस वक्त ट्रेन का वक्त है, तो ऐसे में अब जाहिर से बात है लोग देर हो रहे होंगे, ट्रेन पकड़ना है। दरअसल रेलवे को लेकर के भी बहुत सारी उम्मीदें हैं। रेलवे में कहा जा रहा है कि आप भले किराया बढ़ा रहे हैं लेकिन सुविधाएं बढ़ा दीजिए। सुविधाओं को लेकर के क्या इस बजट में होता है? नई ट्रेनें क्या लोगों को मिलती है? क्योंकि देश के कुछ हिस्से जहां पर ट्रेन की डिमांड हमेशा से रहती है, सीट्स मिलती नहीं है, सुविधाओं को लेकर के कई तरह के सवाल उठाए जाते रहे, लेकिन मौजूदा स्थितियों में क्या रेलवे के लिए रहता है इस बजट में? दिनेश, किस तरह की सुविधाएं चाहती है? सुविधा नहीं, सबसे बड़ी शिकायत ये है कि आपने वेटिंग लिस्ट वालों को आप जो है स्लीपर क्लास में चलने नहीं देते हैं, कहते हैं जनरल में जाओ। तो आप 400 वेटिंग टिकट काट दोगे तो जनरल में जाएगा कैसे? रेल मंत्री पहले इस पर तो ध्यान दें, कैसे होगा ये? आम जनता तो सबके पास तो रिजर्वेशन डेली अवेलेबल होता नहीं, वो तो स्लीप आपके जनरल क्लास वैसे ही भरा रहता है, उसमें भी ये वेटिंग वाले भी किस क्लास में चल? सीनियर सिटीजन को लेकर के तमाम सुविधाएं थी, वो सुविधाएं खत्म कर दी सर। सीनियर सिटीजन को जो सुविधाएं थी सब बंद कर दी गई।
वो कब चालू करेंगे कोई ठिकाना नहीं। मंत्रियों के लिए, उनके रिश्तेदारों के लिए, मिनिस्टरों के लिए, नेताओं के लिए सारी सुविधाएं। सीनियर सिटीजन गया चूल्हे भाड़ में, वोट उनको चाहिए लेकिन सुविधा नहीं देंगे। क्या कुछ चाहते हैं आप? आज बजट आ रहा है, इस बजट से खास रेल ट्रेन की सुविधाओं के लिए क्या कुछ चाहते हैं आप? सीनियर सिटीजन हैं भाई, सुविधा सीनियर सिटीजन की जो आपने जो सुविधा बंद कर रखी है तो उसे बहाल कीजिए। दूसरी चीज़, जो यात्रियों को तकलीफ हो रही है उस पर ध्यान दीजिए। ट्रेनों में रात को एस्कॉर्ट ड्यूटी नहीं रहती है, पैसेंजर का सामान चोरी होता है, उसका जिम्मेदार कौन है? कुछ और भी लोग हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। भाई साहब, आज रेल बजट आने वाला है, उसमें रेल का भी बजट शामिल रहेगा। आम बजट के साथ साथ रेल बजट भी आने वाला है। क्या कुछ सुविधा चाहते हैं रेल की सुविधाओं को लेकर के आप? रेल सर ये है कि बस हम लोग सफ़र के लिए जाते हैं और टाइम पे रहना चाहिए। ठीक है दिनेश, मैं लौटता हूं। दरअसल जैसे आप रेलवे की बात करें तो फिर शिकायतें शुरू हो जाती है। ये ट्रेंड अभी तक खत्म नहीं हुआ है। इस ट्रेंड